check my answer copies and not just motivate me that I was doing really well, the positive feedback wala mechanism, but also it gave me some really wonderful tips on to how I can improve my score even better. And I have been a student of sociology at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me through my sociology answer writing. I would like to thank personally Vikas Ranjan sir for his mentorship in both optional sociology and in essay test series. In this civil services examination also, sociology was my option after consistent guidance of Vikas Ranjan sir, and I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikas Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And hello everyone, my name is Oishi Mandal. I have secured rank 399 in UPSC 2023. This was my fourth attempt, first mains and first interview. So today I would be talking about how to manage mains in a very less time. But the question is why I am talking about it. See, जब मेरे first 3 attempts में मेरा prelims नहीं निकला था. So for me, I was very much frightened about the prelims stage itself. So much so that I used to think that I used to devote all my time in prelims, and मैं सोचती थी कि पहले prelims तो निकले फिर बाद में mains का देखा जाएगा. And it happens जब आपके consecutively 2 बार 3 बार prelims stage नहीं निकलता है, so you have that fear of prelims itself. Same thing happened with me. So the fourth attempt जो मैंने दिया 2023 में, मेरा ये था कि मैंने prelims पे इतना focus किया that I sailed through prelims quite nicely. मेरा prelims में इस बार GS में मार्क्स था 98, so मैंने इतनी मेहनत prelims में ही कर दी थी. बट फिर जब रिजल्ट आया, then a realization struck कि अब तो मुझे मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक आई वॉज नॉट मेंस रेडी, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया हुआ था. मेरा बस PSI, मेरा जो ऑप्शनल है PSIR, मेरा बस वो मैंने कंप्लीट करके रखा था और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखे थे. बेसिकली मेरा बस PSIR कंपाइल्ड था. अदर दैन दैट मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया था, मैंने ऐसे एक भी नहीं लिखा था, मैंने एथिक्स भी जस्ट होता है ना कि एक बार रीडिंग करके आपने छोड़ रखा हुआ है. सो बेसिकली जब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आया कि अब कैसे करें, क्योंकि अब तो मेरे पास 3 महीने हैं. सो आई वुड बी डिस्कसिंग कि मैंने ऐसा मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, हाउ दैट 3 months, हाउ आई यूटिलाइज दैट 3 months. ओके, हैविंग सेड दैट, मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने पहले मेंस का आंसर राइटिंग नहीं किया है एंड अब आप मेंस में बैठ रहे हैं, फर्स्ट इज ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि यू कैन नॉट क्लियर मेंस इस 3 महीने में प्रिपरेशन करके. नहीं, ये मिथ है. बट अगेन आपको अपना 100% देना है. अगर आप प्रीलिम्स के लिए हर रोज़ 8 घंटे पढ़ रहे थे, तो अब आपको इन 3 महीने में 12 घंटे एफिशिएंटली पढ़ना पड़ेगा. दिस इज़ द कैच हियर. ओके, सो मैं अपनी स्ट्रैटेजी अब शेयर करना चाहूँगी कि व्हाट आई डिड फॉर मेंस. सो फर्स्ट वाज कि बिकॉज मेरे पास टाइम कम था, आई फोकस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैंने एक बुक खरीदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चंस एज वेल एज मॉडल आंसर्स भी थे. सो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू रीड द क्वेश्चन एंड देन आई यूज्ड टू राइट डाउन द कीवर्ड्स. वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे जो जो भी कीवर्ड्स याद आ रहे थे, आई यूज्ड टू जस्ट राइट देम एंड देन आई यूज्ड टू टैली इट विद द मॉडल आंसर कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने अपने कीवर्ड्स में मिस कर दिया. एंड मैं ऐसा इसलिए करती थी एंड पूरा आंसर इसलिए नहीं लिखती थी बिकॉज इट गिव्स यू द टाइम कि आप कम देर में ना बहुत ज़्यादा कवर अप कर सको. एंड प्लस इससे एक और फ़ायदा भी होता है, जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ना, तो आपके दिमाग को ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत हो जाती है. तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ब्रेनस्टॉर्म किया. नेक्स्ट वॉज एसे पेपर. मेरे टीचर्स ने बोला था कि 3 papers आर वेरी मच इंपॉर्टेंट मेंस के लिए. फर्स्ट वुड बी एसे पेपर, सेकंड इज आवर एथिक्स GS पेपर 4 एंड थर्ड इज हमारा ऑप्शनल. सो आई वॉज स्टक इन एसे एंड एथिक्स बिकॉज ऑप्शनल समवेयर मैंने उसको प्रिपेयर करके रखा था. सो फॉर एसे पेपर मैंने एक क्लास ज्वाइन की थी आफ्टर प्रीलिम्स का रिजल्ट. इट वॉज अ 15 days क्लास. मैंने विकास रंजन सर से क्लास ज्वाइन किया था बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग, तो मैंने कभी ऐसे लिखा नहीं है. लास्ट टाइम आई रोट एन ऐसे, इट वाज इन स्कूल एंड दैट टू अ वेरी शॉर्ट ऐसे. और हमें यहाँ पे 1000 पेज के 2 ऐसे लिखने होते हैं विद सम्स अप टू 10 pages पर ऐसे. सो होता ये है कि अगर आपको इतना लंबा ऐसे लिखना होता है, उसमें
आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू कीप ऑन रिपीटिंग व्हाट यू आर राइटिंग, एंड जिससे कि हमें मार्क्स अच्छे नहीं आते. तो आई जॉइंड दैट क्लास, 15 days की क्लास थी, एंड आई वुड से इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई डिड. रीज़न बीइंग दैट दिस ईयर ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं लोगों को, बट स्टिल आई गॉट 137. सो आई वुड से कि इफ़ आई गॉट दैट 137 इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ विकास रंजन सर. ही हेल्प मी थ्रू आउट इसमें. Other than the classes, I wrote 4 essay papers that sums up to 8 essays. So I used to write essay every week because obviously मुझे डर था इस चीज़ का कि शायद मैं मेन आंसर मतलब मेन पेपर में ना लिख पाऊँ. Because of that fear, I used to write essays every week. Next was my ethics paper. So what I did फॉर केस स्टडीज़ मैंने लुकमान की एक 50 केस स्टडीज़ की बुक आती है, मैंने वो ले लिया. एंड फॉर स्टैटिक पोर्शन अगेन आई वेंट फॉर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने किया. एंड मेरे पास एथिक्स के नोट्स पहले से थे. मैंने एक अनअकैडमी में क्लास की थी, बहुत छोटी सी क्लास थी, प्रकाश दत्त सर की थी, तो उसके मैंने नोट्स बना के रखे थे. एंड इट वॉज अ वेरी शॉर्ट नोट. आई वुड से कि एक छोटे से डायरी में मेरा वो नोट कंप्लीट हो गया था. सो एथिक्स में मेरे 3 चीज़ें थी, दैट नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लुकमान के वो जो 50 केस स्टडीज़ के पेपर थे वो मैंने कर लिया था. नेक्स्ट इज़ माई PSIR. तो PSIR के लिए मैंने कोचिंग ली हुई थी, तो मेरे पास नोट्स ऑलरेडी थे, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए थे. सो PSIR वॉज समथिंग जो मैंने अच्छे से कर रखा था. ओके, अब मैं इस चीज़ पे आती हूँ कि आपने आंसर राइटिंग कभी भी नहीं किया है, तो अब क्या करें. तो मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे दिमाग में ये था दैट बिकॉज मैंने आंसर राइटिंग कभी नहीं किया है, सो आई वुड बी गिविंग माई 60% ऑफ माई टाइम इन आंसर राइटिंग एंड 40% ऑफ माई टाइम इन रीडिंग एंड इन कंसोलिडेटिंग द नोट्स. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक मेंस टेस्ट प्रोग्राम ले लिया था. आप कोई भी ले सकते हैं, मुझे लगता है कि लगभग सारे कोचिंग ही सिमिलर ही रहते हैं, बट स्टिल मैं एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी व्हाट आई फेल्ट वाज कि मैंने फोरम का मेंस टेस्ट सीरीज़ लिया था, बट मुझे उनकी इवैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं लगी. सो मैं अपने तरफ से आई वोंट सजेस्ट. मुझे लगता है कि बाकी आप एक बार एज एव आई हर्ड फ्रॉम माई फेलो रैंकर्स की विजन की इवैल्यूएशन अच्छी है, राउस की इवैल्यूएशन अच्छी है, सो आप उन पे जा सकते हैं. एंड अदर देन दैट मैंने विजन के अभ्यास का एक टेस्ट दिया था मेंस के लिए. वो टेस्ट मैंने इसलिए दिया था सो दैट टू नो कि रियल सिचुएशन में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं मेंस का, तब हमें कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है. सी, मेंस का प्रिपरेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. रीज़न बीइंग दैट आपको वो 5 days जो होते हैं वैसे 5 days है मेंस के, वो बहुत ही स्ट्रेनस होते हैं, स्पेशली द फर्स्ट 3 days, क्योंकि आप एक दिन आ रहे हैं, आपको पेपर देना है, फिर आपको अगले दिन भी पेपर देना है, आपके पास रात में बस थोड़ा ही टाइम होगा जिसमें आप रिवाइज करेंगे, एंड देन आपका यू विल हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप. इवन जिस दिन आपका 2 पेपर रहता है, 2 घंटे का गैप रहता है, यू विल हैव टू राइट 6 hours. सो जस्ट टू गेट अकस्टम टू दिस सिनेरियो मैंने एक विजन के अभ्यास जो आया था मेंस का वो मैंने दिया, so as to see whether I am test ready, exam ready or not. अब ये हुआ, I would share my experience कि जब मैं पहली बार गई अपना टेस्ट पेपर लिखने, I completed my test in 4.5 hours. And I would say this that it's okay. ऐसा होता है जब आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, आपको सोचना भी है, आपको लिखना भी है, तो ऐसा होता है कि आपको टाइम लग जाता है. बट प्लीज़ इस चीज़ से यू शुड नॉट गेट फ्राइटेंड, क्योंकि आप जैसे जैसे टेस्ट्स लिखेंगे वैसे वैसे आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आपकी सोचने की कैपेसिटी भी तेज़ हो जाएगी एंड आप जल्दी पेपर भी कंप्लीट करोगे. द फर्स्ट डे आई टुक 4.5 hours एंड जब मैं विजन का टेस्ट देने गई थी, अभ्यास जब देने गई थी, आई कंप्लीटेड माई पेपर. दिस वॉज द डिफरेंस. यू कैन सी यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. देयर विल बी टाइम, मेंस के टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि शायद यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, तो आप सोचोगे कि नहीं मैं टेस्ट बाद में दे दूंगा. डोंट डू दैट. इट्स ओके इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. गो एंड सिट विद द पेपर,
बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं जाके पेपर में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती है, बहुत सारे आपके दिमाग को वो होता है ना कि आपके दिमाग की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सी जब हमने इतने सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती है ना ऑलरेडी, तो नॉलेज हमारे पास होता है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब हमको वो नॉलेज एक्चुअली पेपर में निकालना होता है, तब दिक्कत आती है। सो नॉलेज हियर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। इसलिए जस्ट टू ब्रिंग दैट थिंग इन योर लाइक आपके मेंस में वो चीज़ लाना कि हाँ आपको एक अच्छा आंसर लिखना है, यू हैव टू गिव टेस्ट। एंड आई एम रियली फोकसिंग ऑन सेइंग दिस कि आप लिखो, बिकॉज मैंने इस बार जब मेरा एग्ज़ाम था, मैंने लगभग सारे पेपर मेरे कंप्लीट थे, इंक्लूडिंग एथिक्स का पेपर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। रीज़न बीइंग दैट आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि आपका आंसर कितना अच्छा है। आई कैन नॉट बी, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क कि अगर आपने 15 क्वेश्चंस, फॉर मी एटलीस्ट, देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने 15 क्वेश्चंस किया है एंड दे हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, बट फॉर मी आई एम स्पेसिफिकली सेइंग कि आई एम नॉट दैट श्योर कि अगर मैंने आंसर लिखे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। तो व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी वाज कि आई वुड बी अटेम्प्टिंग ऑल द आंसर्स, ऑल द क्वेश्चंस, सो दैट एटलीस्ट मैं हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे मुझे मिले। सो ट्राई अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ओनली व्हेन, जब आपका स्पीड सही हो। आपका स्पीड तब सही होगा जब आप कॉन्स्टेंटली टेस्ट पेपर्स दे रहे होंगे, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज मेंस के जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज आपका वो पार्ट जो कि प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप होता है। सो उस पार्ट के लिए मेरे जो प्रीलिम्स के नोट थे मैंने उन्हीं को रेफर किया। नेक्स्ट पार्ट इज दोज टॉपिक्स जो कि स्पेसिफिकली मेन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, एथिक्स हो गए एंड IR हो गया। सो उसमें क्या था कि हाउ डिड आई डू इट, कि जो भी मेरे पेपर 2 के पार्ट था, जैसे कि गवर्नेंस हो गया या फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये तो मेरे ऑप्शनल से मेरा कवर हो गया था, ठीक है, बिकॉज मेरा ऑप्शनल PSIR था। अदर देन दैट जो अलग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल था, इसके लिए मैंने ओनली IAS की एक बुकलेट आती है प्रहार, वो हर मेंस एग्जाम से पहले वो निकालते हैं एंड दे आर वेरी मतलब बहुत छोटे छोटे बुकलेट्स होते हैं एंड वो अपडेटेड बुकलेट्स होते हैं, लेकिन करंट भी उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने वो बुकलेट्स पढ़ ली थी, तो वो बुकलेट्स मैंने पढ़ के उसके लाइक अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया था। मेरे पास नोट्स बनाने का उस बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं था, किसी के पास नहीं होता है, एंड स्पेशली इस बार जब थोड़ा कम टाइम ऑलरेडी है, आई वुड से कि नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप बुकलेट में ही हाईलाइट कर दे कि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़े तो यू जस्ट रीड दोज हाईलाइटेड पोर्शन एंड आप आगे मतलब यू प्रोसीड टू डिफरेंट सब्जेक्ट। सो स्पेसिफिकली अब अगर मुझे इस साल की बात करनी हो, जब हमारे पास मेंस के लिए कम टाइम है, तो अगर मैं इस साल दे रही होती तो आई वुड हैव फॉलोड द स्ट्रैटेजी जो होता कि आई वुड हैव रोट आंसर्स एक्सटेंसिवली। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कभी कभी हम जब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें उतनी याद नहीं रहती जितना हम जब लिखते हैं तो याद रहता है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने जितने भी आंसर्स लिखे हैं, व्हेन आई केम बैक, और जब मैं घर पे उसके मॉडल आंसर्स देखती थी और फिर अपने कॉपी को रीइवैल्यूएट करती थी, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेटेड वे से मेरे दिमाग में रहता था। सो आई वुड सजेस्ट, जो भी इस बार 2024 का मेंस देने जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि कम टाइम है और अगर आपने पहले आंसर राइटिंग नहीं की है तो प्लीज़ आप अपना 70% ऑफ द टाइम आंसर राइटिंग में बिताएं। आप PYQs का मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते रहें एंड 30% ऑफ द टाइम आप नोट्स पढ़ें। हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो से कि इन सब में आपको, अगर मैं आंसर राइटिंग बोल रही हूँ तो नॉट जस्ट GS पेपर 1, 2, 3, 4, आप ऐसे पे भी ध्यान दीजिए और आप ऑप्शनल पे भी ध्यान दीजिए। लोग जनरली ऐसे पे उतना ध्यान देते नहीं है, बट ट्रस्ट मी वो बहुत मतलब मार्क्स का डिफरेंस अगर कुछ आता है ना तो उस पेपर में आ जाता है बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस। सो बेसिकली टू कंक्लूड कि कम टाइम में हम मेंस का कैसे करें, आई वुड सजेस्ट, लाइक मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। फर्स्ट इज़ मैंने PYQs पे बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की। सेकेंड इज़ मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, आई वुड से 20-22 टेस्ट मैंने लिख लिए थे, 10 टेस्ट अलग आपके ऑप्शनल के एंड essays भी है, ठीक है। एंड थर्ड वुड बी हैव दोज स्टिक टू द बेसिक्स। आप ज़्यादा वैल्यू एडिशन मत करो,
बिकॉज जब आप वैल्यू एडिशन करने जाते हो ना तो आप बेसिक्स भूलने लगते हो. फर्स्ट कवर अप योर बेसिक्स. अगर आपके पास बहुत टाइम है देन गो टू द वैल्यू एडिशन पोर्शन. एंड एक और चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी, इट इज़ अ वेरी आई डोंट नो, इट इज़ काइंड ऑफ अ मिथ कि अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड मैप्स एंड डायग्राम्स इंक्लूड करना ही है हर आंसर में. ऐसा नहीं होता है. अगर मुझे बहुत बेसिक फैक्ट्स याद थे, क्योंकि अगेन आई हैड वेरी लेस टाइम, मेरे पास बेसिक फैक्ट्स रटने के टाइम नहीं थे. मुझे वही फैक्ट्स याद थे जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे पता चला था, या फिर मैंने जब टेस्ट दिया था तो उससे जो पता चला था वो बेसिक फैक्ट्स मुझे याद थे. ठीक है. जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए फैक्ट्स देने हैं, आप प्लीज़ दीजिए. जहाँ जहाँ लगता है कि मैप की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ दीजिए. अननेसेसरी कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है मैप या फिर डायग्राम देके. डोंट डू दैट, बिकॉज आपका वो डायग्राम अगर 1 मार्क्स आपको फेच कर रहा है तो इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग अ क्वेश्चन अच्छे से आंसर में तो वो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा. जहाँ एब्सोल्युटली ज़रूरी है आप बिल्कुल उसमें मैप डालिए. ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइमर्स जो कि फर्स्ट टाइम मेंस का आंसर लिखेंगे, ये प्रॉब्लम उनको आती है कि क्योंकि उनको आदत नहीं होती आंसर राइटिंग की, तो इसलिए उनको समझ नहीं आता एग्जैक्टली चार्ट्स और मैप्स और फिगर्स ये सब कहाँ डालना है. इट्स ओके, कोई बात नहीं. आप अपने आंसर पे फोकस कीजिए. इफ़ योर आंसर इज एंटरटेनिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इट डज नॉट मैटर अगर आपने मैप बनाया है या नहीं बनाया है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल दूंगी कि लास्ट 2023 में हमसे डिफरेंट रामसार साइट्स के, मतलब हमें पूछा अबाउट कि नेम फ्यू रामसार साइट्स. तो बहुतों ने जिनको आदत होगी मैप बनाने की, उन्होंने मैप में दिखाया. तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक नहीं किया कि मैं मैप में दिखाऊँ, तो मैंने एक लिस्ट फॉर्म में लिख दिया था. बट आई थिंक इट वॉज ऑल्सो ओके, कोई बात नहीं है. सो डू नॉट टेक दैट एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर कि आपने फैक्ट्स नहीं रटे या फिर आपने मैप्स नहीं रटे. इट्स ओके, गो विद द बेसिक्स. वैल्यू एडिशन बहुत बाद में आता है. गिव टेस्ट्स, रिवाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर बेसिक नोट्स. आई थिंक अगर आप ये करेंगे ना, इट इज़ मोर देन इनफ टू गेट यू अ इंटरव्यू कॉल. एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो लाइक, जैसे मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया एंड लकीली आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड. सो आई वुड से कि इन बातों पे, इन मिथ्स पे आप उतना फोकस ना करें. जस्ट गिव योर 100%. यू हैव दैट 2-3 months ऑफ टाइम. उस 2-3 months में यूज दोज 2-3 months 100%. उसमें आपको नहीं चाहिए कि आप लाइक यू कैन नॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शन अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो. सो जस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, रीवैल्यूएट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड go with confidence. Also, I would like to thanks DKT for providing me this platform to interact with my fellow aspirants. I hope that this could help at least few. And yes, I would also like to say that DKT इस मामले में I used to also follow. जब मैं aspirant थी तो मैं भी DKT देखा करती थी. I used to see the toppers talk there also. So for me it is a very ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है. सो थैंक यू एवरीबॉडी.